लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। बेटा आप लोगों की केमिस्ट्री के लिहाज से ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आप लोगों की जो केमिस्ट्री है वो सारी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर जो है ना वो खड़ी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि जहां जितना दिल आएगा उतने इलेक्ट्रॉन हम उस ऑर्बिटल में डाल देंगे। इसके रूल्स हैं, 4 रूल्स थे। पहला था आहबा प्रिंसिपल। आहबा प्रिंसिपल क्या था? ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। ऑर्बिटल्स अपने एनर्जी के असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से फिल होते हैं, यानी पहले वो फिल होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर वो ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा, फिर वो फिल होगा जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा। इस तरीके से सारे ऑर्बिटल फिल होंगे। बेटा मैंने आप लोगों से कहा था कि फर्स्ट कितने 40 कहे थे या 50 कहे थे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। होपफुली कि आप लोगों ने 2-3 दिन जो है ना वो आप लोगों का ऑफ था, तो आप लोगों ने सबने कर ली होगी, ठीक है ना। तो जनाब आगे नेक्स्ट रूल है N+L रूल। बेटा आहबा प्रिंसिपल से किस तरीके से क्वेश्चन आता है? आहबा प्रिंसिपल से आपको 2-3 या उससे ज्यादा एलिमेंट गिवन होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या मतलब है? उनके अंदर प्रोटॉन की तादाद। लेकिन जब एटम न्यूट्रल होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन नंबर से यानी एटॉमिक नंबर से आप इलेक्ट्रॉन की तादाद आप मालूम कर लेंगे और आपको कहा जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। तो आहबा से करनी है। अब आगे है N+L रूल। सेकंड जो रूल है वो कौन सा है? N+L रूल। चलिए बताएं N क्या चीज है और L क्या चीज है? शाबाश जल्दी बताएं। N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और भाई क्या चीज? अभी तो मैंने समझाया भी कुछ नहीं और आपको पहले ही कुछ नहीं समझ में आया। देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है N, और L क्या चीज है? L है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर। बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या मतलब है? नंबर ऑफ शेल, शेल का नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? सब शेल, सब शेल, सब शेल। बच्चों सब शेल कौन से हो सकते हैं? S P D F। बच्चों आप जरा देखें एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी L की वैल्यू क्या होगी? अगर सब शेल होगा S तो L की वैल्यू होती है 0, सब शेल होगा P तो L की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर अच्छा आप जरा देखें अगर ये होगा D तो इसका मतलब 2, और अगर ये F होगा तो 3। ये एंगुलर मोमेंटम है ना, क्या मतलब बताता है कि इसके डायमेंशन कितनी है, कितनी कितनी डायरेक्शन में ये होता है। तो ये जनाब 0 डायमेंशन स्फेरिकल होता है, हर तरफ को बराबर इसकी डायरेक्शन होती है, नो डायरेक्शन जी। हाँ तो करते हैं ना असाइनमेंट सारी एक साथ ही करते हैं, ठीक है इसकी। अच्छा उसके बाद देखें P क्या मतलब? ये इसका एंगुलर मोमेंटम 1 है, क्या मतलब? ये 1 डायमेंशनल है, एक ही डायरेक्शन में, x में होगा या y में होगा या z में होगा। अब D की 2 है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। 2 क्या मतलब? ये 2 डायमेंशनल है, x और y दोनों की डायरेक्शन में होगा या x और y दोनों के दरमियान में होगा या y और z के दरमियान या z और x के दरमियान होगा। अब f है ये 3 डायमेंशनल है, क्या मतलब है? बेशक वक्त x y और z तीनों डायरेक्शन में होगा या तीनों के दरमियान में होगा। अच्छा अब बच्चों बात यह है कि N+L रूल क्या कहता है? N+L रूल ये कहता है ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर असेंडिंग वैल्यू ऑफ N+L। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर N+L वैल्यू। अच्छा अब ये थोड़ी सी बात सुन लेना, क्योंकि बुक में ये कुछ और वर्डिंग में लिखी है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। बात एक ही है, सिर्फ वर्डिंग डिफरेंट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें लॉ की या रूल की स्टेटमेंट होती है, तो हम पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू ascending order of their N+L वैल्यूज। यानी अगर आपको बहुत सारे ऑर्बिटल आपके पास हैं, वो किस लिहाज से फिल होंगे?
असेंडिंग आर्डर ऑफ n प्लस एल वैल्यू। क्या मतलब, आप उनकी n प्लस एल वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं अभी इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। n प्लस एल वैल्यू आपने पहले फाइंड करनी है और n प्लस एल वैल्यू के असेंडिंग आर्डर के लिहाज से फिल होंगे, यानी पहले वो फिल होगा जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम है, फिर वो जिसकी n प्लस एल वैल्यू उससे ज्यादा, फिर वो जिसकी n प्लस एल वैल्यू उससे ज्यादा होगी। असेंडिंग आर्डर है ना, क्या मतलब है, छोटे से बड़े की तरफ। कौन सा छोटे से बड़ा, n, सिर्फ n की नहीं, सिर्फ l की भी नहीं, n प्लस l दोनों की जो है ना, वो जब प्लस करने के जो आंसर आएगा उसके असेंडिंग आर्डर के लिहाज से। लेकिन बेटा यहाँ पर एक मसला आ जाता है, बाज़ औक़ात दो या दो से ज्यादा ऐसे ऑर्बिटल आ जाते हैं जिनकी n प्लस एल वैल्यू बराबर आ गई। अब जब बराबर आ गई तो उनमें तो असेंडिंग आर्डर रहा नहीं ना बेटा। अगर दो या दो से ज्यादा ऐसे ऑर्बिटल आ जाए जिनकी n प्लस एल वैल्यू बराबर आ जाए, सेम आ जाए, तो फिर उनमें से वो पहले फिल होता है जिसकी n की वैल्यू कम होती है, यानी वो फिर फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू असेंडिंग आर्डर ऑफ देयर n वैल्यू। देखिए पहले तो देखना n प्लस एल, अगर n प्लस एल जहां पर सेम आ जाएगा तो वो जिनमें सेम आ जाएगा ना उनमें फिर सिर्फ n को देखना है। जरा देखें, इफ 2 or more orbitals have same n plus l value, then they are filled according to ascending order of their n values। अच्छा, आप जरा देखें जनाब, बात यह है कि बच्चों आप जरा देख लेते हैं, अगर आपके पास एक ये ऑर्बिटल है 1s, एक है 2s, एक है 2p, 3p, 4p, फिर है 3d, 4d, 5d, 4f और 5f, ये ऑर्बिटल है। अब हमने देखना ये है कि इनमें से पहले कौन सा फिल होगा। तो भाई आप ने कहा पहले वो फिल होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ये कह रहा है पहले वो फिल होगा जिसकी n प्लस एल वैल्यू सबसे कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि दो हैं तो दोनों ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। आपकी बुक में ये बात लिखी हुई है कि ऑर्बिटल्स विद लो n प्लस एल वैल्यू हैज लो एनर्जी। ठीक है जी, आइए ना बात समझ में। ऑर्बिटल्स आपकी बुक में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो भी मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा कि ऑर्बिटल्स दैट हैव लो n प्लस एल वैल्यू हैव लो एनर्जी। ठीक है, एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे याद नहीं है लेकिन बात एक ही है। अच्छा अगर सुनिए जी, अब बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा है। भाई n प्लस एल वैल्यू के लिहाज से देख लेंगे। ठीक है जी, इनकी n प्लस एल वैल्यू, n प्लस एल वैल्यू कितनी होगी जरा देखें। 1s है ना, 1 की n वैल्यू कितनी है देखो ना बच्चों। अगर ये आ गया 1s तो ये हो गई n वैल्यू कितनी हो गई 1, और s आ गया ना ये l वैल्यू। s हो तो l वैल्यू कितनी है 0। 1 प्लस 0, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर निकालो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। शाबाश शाबाश, क्या आएगा भाई 1 आ जाएगा ना। ये इसकी n प्लस एल वैल्यू आ गई। इनके नीचे लिखते जाए n प्लस एल वैल्यू, ऐसा नहीं कि सब एक साथ लिखें फिर पता ही नहीं चले कि ये किसकी वैल्यू किसकी नहीं, हर एक के नीचे लिखते जाए। अच्छा अब जरा देखें जनाब, आगे है 2s। बताओ अब 2s की n प्लस एल वैल्यू कितनी आएगी। 2s आ गया ना, 2s आ गया, देखो 2s ये हो गया n, क्या मतलब 2, ये l है। l देखो ना, मैंने कहा कि ये सब शेल होते हैं। एजिमुथल क्वांटम नंबर किसको शो करते हैं, सब शेल को। तो ये सब शेल एसपीडीएफ और ये इनका एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। तो अगर s है तो कितना है 0 है। 2 प्लस 0 क्या मतलब कितना हो जाएगा 2। तो अब ये 2 इसके साथ यहाँ नहीं लिखना, इसके नीचे लिखना 2 ताकि बाद में पता भी चलेगा। अच्छा अब उसके बाद जनाब देखें आगे कौन सा है, 2p है। हाँ जी 2p। अब इसकी चलो बताओ n प्लस एल वैल्यू कितनी है। शाबाश जल्दी जल्दी बताओ, नहीं बता रहे। और भाई 3 कैसे आ गई, शाबाश वेरी गुड। ये हो गई जनाब n वैल्यू
कितनी 2, और ये हो गई L वैल्यू। अगर P हो तो L वैल्यू कितनी होती है 1। तो ज़रा देखें 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये इसकी n + L वैल्यू हो गई 3। बताओ इसकी कितनी हो गई? शाबाश, जल्दी बताओ। अब मैं आगे नहीं समझा रहा भाई, आप समझ में आ चुकी है आप लोगों को। 4। इसको बताओ कितनी है? 5 है। 4 + 1 इसकी कितनी है? शाबाश बताओ। 5। इसकी बताओ कितनी है? 6। ये 4 और 2 हो गए ना। डी की वैल्यू, डी के लिए L की वैल्यू कितनी है? 2 है। N 4 है और L कितना है? 2 है। इसको बताओ। शाबाश। इसको बताओ 7। इसको बताओ 8। अब हमने इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू n + L वैल्यू या अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। जो n + L वैल्यू का असेंडिंग ऑर्डर होगा वही एनर्जी का भी होगा। तो जरा देखें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। शाबाश। बताओ क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर n + L वैल्यू। n + L वैल्यू का असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन बाद वक्त आप देख रहे होंगे 2 या 2 से ज्यादा ऐसे भी आ गए जिनके n + L वैल्यू बराबर आ रही है। तो उनको फिर किसके लिहाज से फिल करेंगे? देखें, इफ 2 or more orbitals have same n + L value then they are filled according to ascending order of their n value। फिर वो अपने n वैल्यू के असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से क्या होते हैं? फिल होते हैं। तो शाबाश, बताओ क्या लिखूंगा? जल्दी जल्दी बताओ। पहले कौन सा आएगा? जिसकी सबसे कम होगी n + L वैल्यू। सबसे कम किसकी n + L वैल्यू है? 1s। ठीक है। फिर ये वाली 2 है, कौन सा? 2s। फिर ये वाला 3 जिसकी कौन सा है? 2p। फिर 4 कौन सा? 3p। अब 2 आ गए 5 वाले। बताओ इनमें से पहले कौन सा फिल होगा? शाबाश बताओ। n + L वैल्यू तो बराबर आ गई। जब n + L वैल्यू बराबर आए तो n वैल्यू जिसकी कम है, तो इसकी n वैल्यू 4 है, इसकी n वैल्यू 3 है। तो n वैल्यू के असेंडिंग ऑर्डर 3 पहले आता है, 4 बाद में आता है। तो क्या लिखेंगे? 3d। फिर कौन सा लिखेंगे? 4p। अब फिर देखो 5 वाले हो गए। अब आगे कौन सा देखना है? 6 किसकी है? 4d। आगे देखो 7 दोनों आ गए। बताओ शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा इनमें से पहले फिल होगा? n + L वैल्यू बराबर आ गई। तो जरा देखें कौन सा होगा? 4f। फिर 5d और फिर कौन सा हो जाएगा? 5f। तो ये जनाब असेंडिंग। और इसका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, चांदी के ऑर्बिटल गिवन होंगे और कहा जाएगा कि इनको n + L वैल्यू के लिहाज से अरेंज करें। ठीक है बेटा, अगर आप सारे ऑर्बिटल लिख लें ना, सारे ऑर्बिटल लिखें और उनको आप बाकी तरतीब से लिखें या उनको n + L वैल्यू की तरतीब से लिखें, आप देखेंगे सब दोनों में एक जैसा ऑर्डर होगा, एक जैसी अरेंजमेंट आ रही होगी। बेशक आप लिख लेना। ठीक है जी, होपफुली कीजिए आप कर लेंगे। अच्छा आगे जरा देखें जी, आगे है तीसरा हुंस रूल। आपकी बुक में ना पहले पॉली लिखा हुआ है, लेकिन मैं पहले हुंस पढ़ाऊंगा और तरतीब भी पहले हुंस की ही है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी जल्दी ले लें। शाबाश, जल्दी करें। क्या करें जी? चलें वो भी कर देते हैं, वो अलग से दोबारा बनाता हूँ क्योंकि वो पहले ऐसी कंफ्यूज हो गई थी कि वो सारी समझ में किसी के नहीं आएगी। ठीक है, वो दोबारा मैं बनाकर आपको दे दूंगा वीडियो। कौन सी? क्वांटम नंबर वाली। अच्छा, बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है। ठीक है जी, लेकिन उसमें भी वही चीज़ें आ जाती हैं। कौन सी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर जो है ना वो डी में 9 आ रहे हैं या डी में कौन से आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, तो साथ वाले एस से इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा आप जरा देखें जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आगे तीसरा रूल है हुंस रूल। अच्छा आप जरा देखें जी हुंस रूल। हुंस क्या कहता है? हुंस ये कहता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा डीजनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो ना, डीजनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं? जिनकी एनर्जी बराबर होती है, एनर्जी सेम होती है। तो फिर क्या होता है कि और यार बच्चे होता है इसी में ही होता है। खुदा के बंदो, मैंने पहले भी आपको जवाब दिया था, अलग से भी जवाब दिया है। ठीक है, सिर्फ और इधर मैंने एक्सप्लेन भी किया था क्रोमियम और कापर का। ठीक है, कई दफा ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई जब D4 और D9 है तो ये बेटा रूल अप्लाई होता है, ऑफ पावी और हुंस रूल भी। ठीक है, ये बाद में मैंने आपको कहा कि भाई स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, नहीं तो रूल तो वही इस्तेमाल हो रहा है। 30 होता 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 है। 30
बेटा देखो पी में नहीं होता, मैंने इधर समझाया था और वजह भी बताई थी कि पी में क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता, एस से पी में। चलें बेटा आप इस तरह इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन जो है ना वो आप अपने उधर बताया करें व्हाट्सएप पर। अच्छा अगर देखें जी होन्स रूल, होन्स रूल क्या कहता है? होन्स ये कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो, डीजेनरेट क्या मतलब है? ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, तो फिर उनमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके जाता है और उसकी स्पिन सेम होती है, ठीक है। जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना शुरू हो जाता है, यानी उन ऑर्बिटल में जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जब सब में एक एक चला जाएगा फिर उसके बाद दोबारा उनमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करेगा। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? दो ना। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले में ही दो, हाँ अगर एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसकी एनर्जी कम है तो पहले उसी में दो जाएंगे, फिर जब वो फिल हो जाएगा फिर उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, फिर उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसे ऑर्बिटल आ जाएं जिनकी एनर्जी सबकी सेम हो, एनर्जी सेम होगी तो फिर पता है क्या होगा? फिर ये होगा कि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में फिर दूसरे ऑर्बिटल में फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे, फिर तीसरे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर 5 ऑर्बिटल है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। फिर अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल में आना शुरू हो जाएंगे जिनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका था, तो फिर क्या बनना शुरू हो जाएंगे? पेयर। लेकिन जब पेयर बनेंगे तो स्पिन अपोजिट करना पड़ेगी उनको, सेम स्पिन से वो एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते, ठीक है जी। दूसरा देखें इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं? इफ 2 or more degenerate orbitals are available then electrons tend to reside singly, ठीक है, with the in the orbital with same in all orbitals with same spin, ठीक है। तो समझा रहा हूं ना, अभी समझा तो रहा हूं, जरा सुनो, अभी एग्जांपल से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। इफ 2 or more if 2 or more degenerate, डीजेनरेट का क्या मतलब होता है? ऑर्बिटल्स विद ऑफ सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल देन इलेक्ट्रॉन्स टेंड, टेंड का क्या मतलब? कोशिश करते हैं, टू गो सिंगली in all orbitals with same spin. After this they form, after this they form pairs in those orbitals with opposite spin। हाँ भाई अब जरा देख लें, बात यह है कि अगर दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल ऐसे आ गए जिनकी एनर्जी सेम है तो फिर क्या होगा? पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब सब में एक एक चला जाएगा फिर उसके बाद दोबारा से दूसरा इलेक्ट्रॉन उनमें जाना शुरू करेगा। लेकिन जब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सबकी स्पिन क्या होगी? सेम होगी। जब अलग अलग ऑर्बिटल में जा रहे होंगे ना, एक में एक या दूसरे में एक या फिर तीसरे में एक या, तो पहले में अगर स्पिन क्लॉकवाइज थी दूसरे में भी क्लॉकवाइज, तीसरे में क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। लेकिन उसके बाद फिर बेटा क्या होना शुरू हो जाएंगे? पेयर अप आना शुरू हो जाएंगे। जब पेयर अप होंगे तो फिर स्पिन उन्हें क्या करना पड़ेगी? अपोजिट करना पड़ेगी। और इसका रीजन भी बताता हूँ और एक एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ। जरा देखें ना बच्चों, अब अगर हमारे पास है कौन सी चीज़ है, जरा देखें,
बोरोन है, बोरोन। बी लिख देते हो। अच्छा, इसका Z क्या होता है? 5, एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इधर देखें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p1। ठीक है। अब आपको पता है कि S का तो एक ही ऑर्बिटल होता है S, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फिर 2s इसमें 2 चले जाएंगे। p 3 किस्म का होता है, 2px 2py होगा और कौन सा होगा? 2pz होगा। अब इन तीनों की एनर्जी बराबर है, px py pz, और ये 2px 2py 2pz, इनकी एनर्जी सेम है। अब एनर्जी सेम है तो ये तीनों ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब बच्चों इनकी एनर्जी बराबर है, तो अब ये एक जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनमें से किसी एक में चला जाएगा। आप इसमें लिखें, इसमें लिखें, इसमें लिखें, जिसमें आपका दिल कर रहा है। मैं इसमें लिख रहा हूं। ठीक है जी। अब जरा देखें अगले में। अब बच्चों अगर हम लोग कार्बन लिखते हैं C, Z कितना है? 6। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे? हाँ यार, एक ही लेवल पर है ना, ये एक ही सब शेल के ऑर्बिटल है। एक ही सब शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। वो एक ही लेवल में होते हैं, सिर्फ उनकी डायरेक्शन क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है। अच्छा, लेवल क्या मतलब है कि शेल न्यूक्लियस से कितने दूर है? तो न्यूक्लियस से वो बराबर बराबर फासले पर होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन क्या होती है? मुख्तलिफ होती है, एक एक्स में, एक वाई में, एक कौन से जी में। अच्छा, अब जरा देखें जी अगली बात बच्चों, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या करेंगे? आप करेंगे 1s2 2s2 2p, 2 हो जाएंगे। देखें ना, 6 है ना, 2 2 4 2 6। अब p को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1s2 2s2। p को कैसे लिखेंगे? 2px 2py 2pz। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, 2 इसमें आ सकते हैं, 2 इसमें आ सकते हैं। ठीक है। जरा देखें, अब 2 इसमें आ सकते हैं ना, तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी में चले जाएंगे? बेटा नहीं। अब ये डीजनरेट ऑर्बिटल है ना, डीजनरेट ऑर्बिटल है ये तीनों। तो जब 2 या 2 से ज्यादा डीजनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो ना, तो फिर उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। मैं इधर एक लिख दूंगा, एक इधर लिख दूंगा। लेकिन बच्चों मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि यहां कुछ न लिखूं, यहां लिख दूं, या यहां कुछ न लिखूं और यहां लिख दूं, यानी ये सारे बराबर हैं। तो कोई से 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है। और स्पिन, अगर इसकी स्पिन अप है ना, ये क्लॉकवाइज है, तो इसकी स्पिन भी क्लॉकवाइज होगी, अपोजिट स्पिन नहीं होगी यानी कि। ठीक है जी। अपोजिट स्पिन अपोजिट करने के लिए एनर्जी इस्तेमाल होती है, और कोशिश ये होती है कि वो काम किया जाए जिसमें एनर्जी इस्तेमाल ना हो। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें जी, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन एक में लिख देंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक में लिख देंगे, तो ये हुंड्स रूल की खिलाफवर्जी हो। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, 3-4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी होती है, और कहा जाता है कि पहचाने कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है, गलत है, बताएं कौन से रूल के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। तो आपने एक को देखना है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से रूल के हिसाब से गलत है। तो बच्चों अगर इस तरीके से दिया हो, px भी हो, py भी, pz भी हो, और एक में 2 हो और दूसरे में ना हो, तो इसका मतलब ये कौन सा है? हुंड्स रूल के खिलाफ वर्जी है। तो ये भाई इस तरीके से नहीं करना, पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा इसमें चला जाएगा। अब जरा बताएं आगे, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसके लिहाज से भी करके दिखाएं और इसके लिहाज से भी, यानी p को स्प्लिट करके उसके जो ऑर्बिटल है उसकी शक्ल में भी करके दिखाएं। दिखा सकते हैं? शाबाश, जल्दी करें। चलिए ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p2। अब बताएं अगर आप इस तरह लिखें कि 1s क्या हो जाएगा 2, 2s2 2p क्या हो जाएगा x, 2py और 2pz हो जाएगा। तो अब बताओ, सॉरी ये कितने 7 है ना, 2 2 4 और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ ये 2 इसमें आ गए, ये 2 इसमें आ गए, इनमें अब कितने, एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज्यादा ज्यादा, एक ऑर्बिटल में ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा बताएं, 2 इसमें चले जाएंगे, एक इसमें चला जाएगा ना। शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा।
क्या होगा इनमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें जाएगा। अगर बच्चों इसमें जो जा रहा है उसकी स्पिन क्लॉकवाइज है तो इसकी कौन सी होगी, क्लॉकवाइज, और इसकी भी कौन सी होगी, क्लॉकवाइज होगी। अच्छा अब जरा देखते हैं जनाब आगे, ऑक्सीजन को देखें, शाबाश ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 है। अब बताओ कैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। देखें 1s2 2s2 2p4, देखें 8 हो गए। अब क्या होगा 1s2 2s2 2px 2py 2pz, ठीक है जी। अब बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इसमें, एक इसमें। जब सब में एक एक चला गया ना, ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल थे, फिर उसके बाद पेयर अप होना शुरू हो जाएगा। यानी उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन, 4 है ना, 3 चले गए, एक बच गया, वो एक इसमें आप डाल दें, इसमें डाल दें, इसमें डाल दें, ये तीनों एनर्जी बराबर है, किसी एक में आप पुट कर सकते हैं। तो मैं जनाब यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है जी। लेकिन अब इसमें बेटा जो 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे ना, उनमें से एक की स्पिन कौन सी होगी, अप होगी, और दूसरे की स्पिन कौन सी होगी, डाउन होगी। स्पिन अप क्या मतलब क्लॉकवाइज, और दूसरे की स्पिन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर दोनों की स्पिन क्लॉकवाइज हो गई या दोनों की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो गई तो वो फिर एक साथ नहीं रह सकते, और उसकी वजह एक दफ़ा बता भी चुका हूँ, दोबारा भी सुन लें बेटा। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होती है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन होती है ड्यू टू सेम चार्ज। लेकिन जब स्पिन अपोजिट हो जाती है ना, इसकी स्पिन है क्लॉकवाइज, अब इसकी स्पिन भी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर स्पिन अपोजिट हो गई, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो अट्रैक्ट भी करेंगे। क्यों, क्योंकि जब कोई चार्ज मूव करता है ना, तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसकी स्पिन क्लॉकवाइज है, नेगेटिव है, सपोज करें कि इसके गिर्द मैग्नेटिक, ये स्पिन जब करेगा, स्पिन मूवमेंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, चार्ज मूव करेगा, इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सपोज करें कि इसकी ये क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से ना, इसके गिर्द कौन सा पोल पैदा हो गया, नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल। अच्छा इसकी एंटी क्लॉक हो जाएगी, उसकी वजह से कौन सा पैदा हो जाएगा, साउथ, अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट, तो पोल भी अपोजिट हो जाएंगे, चार्ज सेम है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो स्पिन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक पोल भी अपोजिट हो जाएंगे। अब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, बताओ क्या करेंगे, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो अब जनाब ये करेंगे अट्रैक्ट। अच्छा अब बच्चों अट्रैक्ट करेंगे ना, तो अट्रैक्ट करेंगे तो एक फासले पर आकर रुक जाएंगे, चिपक भी नहीं जाएंगे एक दूसरे के साथ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि दरमियान में रिपल्जन भी है ना, सेम चार्ज की वजह से रिपल्जन की फोर्स, अपोजिट स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुई उनकी वजह से अट्रैक्शन की फोर्स। ऐसी जगह पर आकर रुकेंगे जहाँ पर रिपल्जन और अट्रैक्शन दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। अच्छा अब बच्चों आप मुझे बता सकते हैं कि अगर फ्लोरीन आ जाए तो फिर क्या करोगे, जरा बताओ। अगर फ्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन, तो ज़रा देखो Fz कितना है, 9, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, शाबाश। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p5, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शाबाश जल्दी बताएं क्या करेंगे। इसको क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। आप जरा देखें 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें जाएगा, तीनों की स्पिन सेम होगी, क्योंकि ये अलग अलग ऑर्बिटल में, तो ये तो फासले पर होंगे ना, ऑर्बिटल एक एक्स इंटरेक्शन में, एक वाई में, एक जी में, फासले पर होंगे। जब फासले पर होंगे तो रिपल्जन का इतना असर नहीं होगा। अब जनाब तीन हो गए, 5 थे, 2 बच गए, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद पेयर बनेगा, एक इसमें, एक इसमें, या एक इसमें और एक इसमें, या एक इसमें और एक इसमें डालें। तो अब मैं जनाब 2 इसमें और 2 इसमें पुट कर रहा हूँ। अब बताएं नियॉन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, नियॉन में 10 होते हैं, तो वो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 2, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक चला जाएगा, फिर उसके बाद पेयर अप, एक और इसमें, एक और इसमें, और एक और इसमें चला जाएगा, ठीक है, समझ में आई ये बात। तो बच्चों आप जरा देखें ना कि आई थिंक ये वाला रूल आपकी समझ में आ चुका होगा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल ऐसे आ जाएं जिनकी एनर्जी बराबर हो, ऐसे ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो वो फर्स्ट फिल होते हैं सिंगली, वो वाले ऑर्बिटल कैसे फिल होते हैं, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल करता है, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन से वो फिल हो जाते हैं, सिंगली फिल हो जाते हैं, फिर डबली यानी पेयर अप होना शुरू होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, स्पिन वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है जी। और बेटा जब स्पिन अपोजिट होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं स्पिन फ्लिप, स्पिन फ्लिपिंग या स्पिन का फ्लिप होना। और स्पिन फ्लिप तब होती है जब एनर्जी लगती है।
तो बेटा पहले उनकी कोशिश होती है कि वो काम करिए जाए जिसमें एनर्जी ना लगे, यानी एक एक करके चले जाए। फिर उसके बाद जब सब में एक एक चला जाता है, फिर स्पिन क्या होती है, फ्लिप होती है, स्पिन जो है अपोजिट होना शुरू हो जाती है और वो पेयर भी बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये तो था ऑन रूल। अब बच्चों उसके बाद है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी जल्दी ले लें। शाबाश। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ जी, पॉली पता है क्या कहता है? पॉली कहता है कि एक एटम के अंदर, एक एटम की बात कर रहा है, एक एटम के अंदर कोई ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम होंगे। चार क्वांटम नंबर है ना, कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद एजिमुथल, फिर मैग्नेटिक और फिर स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चों एक ही एटम के अंदर कोई दो ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम होंगे। और ये इंशाल्लाह इधर मैं आपको समझाता भी हूँ, अगर टाइम अभी हुआ, नहीं तो फिर इसको इंशाल्लाह कल समझेंगे। और होपफुली ये जब सारा कर लेंगे तो क्वांटम नंबर वाला अच्छा खासा समझ में आ जाएगा, और उस पर मैं एक वीडियो और बनाकर जब डालूंगा तो इंशाल्लाह वो आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब ज़रा देखें इसकी स्टेटमेंट क्या है। देयर आर नो टू इलेक्ट्रॉन्स an atom with same set of 4 quantum numbers। फोर क्वांटम यानी चार क्वांटम नंबर है ना, तो तीन सेम हो सकते हैं लेकिन चौथा सेम नहीं होगा। हो सकता है प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक सेम हो, चौथा स्पिन सही है बराबर, उनके बराबर नहीं होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन का। हो सकता है स्पिन सेम हो लेकिन उससे पहले वाला मैग्नेटिक सेम ना हो सकता है मैग्नेटिक सेम हो उससे पहले एजिमुथल ना सेम हो सकता है बाकी सारे सेम हो और कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम ना। ठीक है जी। और इस पर आगे काम भी करते हैं। बेटा देखें जरा टाइम कितना रहता है, अगर है तो मैं इसकी एग्जांपल समझा सकता हूँ। अच्छा पहले तो हाँ, अच्छा तो मैं पढ़ाता हूँ, पहले ये बताओ कि टाइम कितना रहता है बेटा। जी बेटा मैं आप बहुत ज्यादा ऊंचा बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? अच्छा 4 मिनट रहते हैं, तो अब हम इसकी एग्जांपल नहीं कर रहे, अभी हम लोग कुछ और इसमें देखते हैं, असेसमेंट एक्सरसाइज हैं या असाइनमेंट हैं जो भी हैं या एग्जांपल हैं वो कर लेते हैं। हाँ क्या कह रहा है शाबाश, उनके सवाल बताओ मुझे। हाँ डी के यार सब, ओ भाई डी के देखो ना, डी के डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन से होंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये इसके डीजेनरेट है। अगर 3 है तो सबके साथ अगर 3 लगेगा तो ये डीजेनरेट होंगे। अगर एक के साथ 3 लगाओ, एक के साथ 4 लगाओ, एक के साथ 5 लगाओ तो फिर डीजेनरेट नहीं है। बेटा जरा देखें, पॉली। अच्छा अब सुनिए प्लीज, अब बच्चों देखो अगर इन सबके साथ 2 लगा हुआ है ना और सबके साथ p भी लगा हुआ है तो ये डीजेनरेट है। अगर a के साथ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 आ गया तो फिर ये डीजेनरेट नहीं है। वो जो 3p वाला होगा ना 3pz, उसकी एनर्जी इनसे बहुत ज्यादा होगी। डीजेनरेट कौन से होते हैं? जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। अच्छा अब जरा देखें जी प्लीज, बेटा पॉली ये कह रहा है कि एक एटम में कोई दो ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। इतना सा बस ध्यान में रख लें कि एक एटम में कोई दो ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। कल इंशाल्लाह हम लोग इस चीज को यहां पर देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है जी, बहुत आसान है लेकिन थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे ना तो इंशाल्लाह क्वांटम नंबर भी उससे क्लियर हो जाएंगे और ये वाले टॉपिक भी उससे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी बेटा, अब इतना ही काफी है, 1-2 मिनट रहते हैं, लेकिन अब अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।